नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईटी ट्रेंड की सेकंड यूनिट। आज अपन सेकंड यूनिट से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड यूनिट में फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मल्टीमीडिया के घटक के रूप में टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट का यूज मल्टीमीडिया में क्या है? ठीक है, अगर अपन देखा जाए तो मेन एलिमेंट होता है टेस्ट, इसका मल्टीमीडिया का, क्योंकि मल्टीमीडिया में अपन कोई भी कार्य करेंगे बिना टेस्ट के पॉसिबल नहीं है। टेस्ट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यह सबसे आसान मल्टीमीडिया एलिमेंट है, साथ ही इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान में प्रभावशाली है। यानी बिना टेस्ट के अपन किसी भी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान यानी उसका क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। टेस्ट ऐसे कैरेक्टर हैं जो वर्ड अर्थात शब्द, सेंटेंस अर्थात वाक्य और पैराग्राफ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अपन टेस्ट से ही या वर्ड से ही अपन क्या बनते हैं, ठीक है, पैराग्राफ बनता है, सेंटेंस बनता है, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया में यूज की जाती हैं। सिर्फ टेस्ट से ही इंफॉर्मेशन दिया जाना संभव हो सकता है। यानी अपन किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने रखना चाहते हैं, किसके माध्यम से? मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो उस इंफॉर्मेशन को अपन ने टाइप करना होगा। तो टाइप क्या करेंगे अपन? टेस्ट को ही तो टाइप करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए टेस्ट मल्टीमीडिया का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, टेस्ट के सही प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन से अर्थ है टेस्ट उसके अन्य गुण जैसे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का कलर इत्यादि। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे कंप्यूटर में अपन ने क्या करना होता है दोस्तों? इंस्टॉल करना होता है, तभी ये अपने फॉन्ट दिखाई देंगे। जैसे टाइम्स न्यू रोमन हुआ, कुर्तीदेव हुआ, कुर्तीदेव 11 हुआ, ये सब क्या है? फॉन्ट के नेम है। ठीक है, फॉन्ट साइज अपन बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, कलर भी अपन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? इफेक्टिव टेस्ट बनता है। अब इसमें नेक्स्ट दिया है डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, यानी टेस्ट की परिभाषा। ठीक है, टेस्ट संचार की सबसे सामान्य सिस्टम है जिसमें लिखित या मौखिक रूप से संचार किया जा सकता है। अपन लिखित में भी कर सकते हैं और मौखिक रूप से भी क्या कर सकते हैं? संचार कर सकते हैं। अधिकांश मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में टेस्ट का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी की मदद से टेक्स्ट को अन्य मीडिया के साथ शक्तिशाली और सार्थक तरीके से जोड़ा जा सकता है। अपन किसी के भी द्वारा अपन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, जिससे वो किसी भी जानकारी को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। यानी एक इफेक्टिव रूप में टेक्स्ट के रूप में किसी भी इंफॉर्मेशन को अपन सामने क्या करवा सकते हैं दोस्तों? डिस्प्ले करा सकते हैं। जहां टेक्स्ट के रूप में बहुत प्रभावी संचार हो रहा हो, वहां मल्टीमीडिया डिजाइनर को टेक्स्ट को इमेज या साउंड में बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? साउंड में बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए दोस्तों। टेक्स्ट कई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में उपयोग शब्दों और वाक्यों के, ठीक है, आर्टिकल को बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी प्रकार का अपन आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट ही तो इनपुट करना होंगे। और टेक्स्ट अपन इनपुट किसके माध्यम से करते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से। तो मल्टीमीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कौन सा होता है? कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड है तो माउस का भी यूज होगा दोस्तों। ठीक है, और टेक्स्ट की मुख्य विशेषताओं में पैराग्राफ स्टाइलिंग, कैरेक्टर स्टाइलिंग, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का साइज होता है। टेक्स्ट कई तरह के हो सकते हैं। टेक्स्ट क्या होते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट मतलब अपन ने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया, वो कौन सा कहलाएगा? प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो प्लेन टेक्स्ट लिखा है उसमें अपन ने क्या डाल दिया? किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर डाल दिए, ठीक है, साइज बढ़ा दिए, ये सब क्या है? फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट क्या होगा? किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी फाइल को लिंक करना हाइपर लिंक कहलाता है। और जिस टेक्स्ट या वर्ड पर फाइल को लिंक कर रहे हैं उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी कहा जाता है। जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसी होती है। क्या होती है?
एक जैसे होते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट वह होता है जिनका स्वरूप फॉन्ट पैरामीटर्स का यूज करके बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, साइज है, कलर है, वेबसाइट है, उपयोग होने वाले टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, जिससे टेक्स्ट या पैराग्राफ को दूसरे पेज या फाइल से क्या किया जा सकता है? लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। एलिमेंट, टेक्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है अल्फाबेट कैरेक्टर, जो A to Z कैरेक्टर रहती है। क्या रहते हैं दोस्तों? A to Z कैरेक्टर रहती है, ठीक है। संख्या, संख्या कितनी रहती है? 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स रहते हैं, ठीक है, और सिंबल्स, ये सब इसके क्या होते हैं? टेक्स्ट के एलिमेंट होते हैं। टेक्स्ट के उपयोग, इन सभी कैटेगरी को एक साथ उपयोग किया जा सकता है। अपन एक साथ क्या कर सकते हैं? इनको उपयोग कर सकते हैं। अर्थात टेक्स्ट में अल्फाबेट, नंबर, अन्य कैरेक्टर को मिश्रित रूप में लिखा जा सकता है। मिश्रित रूप को अल्फाबेट, नंबर और अन्य कैरेक्टर को मिश्र रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे हेडिंग्स लिखने में, टाइटल, बुलेट्स, लिस्ट, पैराग्राफ, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, नेविगेशन, ठीक है, ग्राफिक्स के रूप में टेक्स्ट, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार में टेक्स्ट, बटन में टेक्स्ट। यानी जहां पर टेक्स्ट लिखा जा सकता है वहां पर अपन टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी मल्टीमीडिया माध्यम में कंप्यूटर का उपयोग करके टेक्स्ट करने के लिए जिन हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हार्डवेयर जो आता है वो आता है कीबोर्ड। कौन सा आता है दोस्तों? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा अपन किसी भी प्रकार की कमांड दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर को इनपुट करा सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। एक अन्य इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, ग्राफिक्स, आइकन क्या किया जा सकता है? टेक्स्ट या हस्तलिखित टेक्स्ट को विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट में इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओसीआर। ओसीआर क्या होता है? स्कैनर होता है दोस्तों। क्या होता है? स्कैनर। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रीडर, जिसका यूज किस लिए करते हैं? A to Z कैरेक्टर, 0 to 9 नंबर और स्पेशल सिंबल्स को स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओसीआर का। मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया उपयोग में टेक्स्ट के यूज के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट एडिटिंग, अर्थात टेक्स्ट लिखने, उसे परिवर्तित करने, कट, कॉपी, पेस्ट, मार्जिन, लाइन स्पेसिंग आदि की सुविधा होना प्रयुक्त होता है। और ये सारी सुविधाएं कहां पर मिलेंगी? अपन है MS वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों? किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। और जिस प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रहे हैं उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल जैसे पैराग्राफ, ये 4 पॉइंट जो दिए हैं वो उसमें सबसे परफेक्ट रहता है MS वर्ड। MS वर्ड में जो अपन सब चीजें कर सकते हैं। और इसमें दूसरा भी दिया है, वर्ड परफेक्ट दिया है, राइटर दिया है, ये अन्य वर्ड प्रोसेसरों के नेम है दोस्तों, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? डायरेक्ट कीबोर्ड से जो टेक्स्ट को टाइप किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग या किसी भी प्रकार की लिंकिंग नहीं होती है, वो ओनली सिंपल टेक्स्ट होता है। जैसे दोस्तों जो आपके लिखे हुए हैं जो सिंपल टेक्स्ट है उन्हीं को अपन प्लेन टेक्स्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है, या अपन इस तरह से कह सकते हैं जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में अपन ने क्या कर दिया? उसमें बोल्ड यानी बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, उसका कलर डाल दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, कुछ स्टाइलिश और दे दिया। ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? अपने क्या कहलाएंगे? फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है अच्छे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट के लिए निम्न पॉइंट का पालन किया जाना उचित होता है। जैसे अपन सिर्फ अपर केस, लोअर केस में टेक्स्ट लिखे जाने से बेहतर इनका मिश्रित यूज किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, इनमें मिश्रित में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी तरह की चेतावनी या विशिष्ट मैसेज को पूरे तौर पर अपर केस में लिखा जाना चाहिए।
अगर अपन कोई भी चेतावनी दे रहे हैं या कोई पॉइंट लिख रहे हैं, हाइलाइटेड पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। टेक्स्ट को लिखते समय कोई भी वाक्य 60 से अधिक कैरेक्टर का ना हो, ये भी ध्यान देना है। यानी 60 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले का 1/3 हिस्सा टेक्स्ट से भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। मार्जिन, लाइन स्पेसिंग इत्यादि से टेक्स्ट को पढ़ने और लिखने में अच्छा बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका दिखाई दे रहा है आरटीएफ, ठीक है। आरटीएफ की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होती है दोस्तों? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये फाइल कहां पर बनती है? आरटीएफ फाइल, आरटीएफ फाइल बनती है वर्डपैड में। कहां पर बनती है दोस्तों? वर्डपैड। वर्डपैड को ओपन करने के लिए कहां पर जाएंगे? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज, एक्सेसरीज से वर्डपैड। वर्डपैड पर अपन क्लिक करेंगे तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड जैसा रहता है। एमएस वर्ड एडवांस है, लेकिन वर्डपैड इतना एडवांस नहीं होता, लेकिन अपन टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और टेक्स्ट को टाइप करके कौन सी फाइल बना सकते हैं अपन? आरटीएफ फाइल बना सकते हैं। आरटीएफ एक टेक्स्ट फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जैसे कि वर्ड ऑफिस से लगभग सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़े जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? पढ़ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत और पहले के रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एप्लीकेशन के भीतर उपयोग के लिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट ग्राफिक्स एन्कोडिंग एक विधि का वर्णन करता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट अन्य माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। यानी अपन एमएस वर्ड के पूरे कार्य अपन इसमें कर सकते हैं, जिसे अपन आरटीएफ कह रहे हैं। और एमएस वर्ड क्या होता है? एडवांस होता है, लेकिन आरटीएफ इतना एडवांस नहीं होता है। और ये क्या होता है? अपना वर्डपैड। वर्डपैड में जो फाइल बनती है वो कौन सी बनती है? आरटीएफ फाइल बनती है। कौन सी बनती है दोस्तों? आरटीएफ। नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जिस पर, मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी वर्ड या कैरेक्टर पर किसी भी प्रकार की फाइल को लिंक करना हाइपर लिंक कहलाता है। और जिस वर्ड या कैरेक्टर पर लिंक कर रहे हैं उसे अपन हाइपर टेक्स्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और हाइपर टेक्स्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरनेट में। कहां पर किया जाता है? इंटरनेट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जिसमें क्या किया जाता है? वेबसाइट को बनाया जाता है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का यूज किस लिए करते हैं अपन? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, या हाइपरलिंक बनाने के लिए, या किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करते हैं अपन दोस्तों। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जो वेब पेज में डेवलप करने के लिए वेब पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। एचटीएमएल को 1991 के एंड में यानी टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका HTML 2.0 पहला वर्जन HTML स्पेसिफिकेशन था जो 1995 में यानी प्रकाशित हुआ। HTML वेब का सबसे बुनियादी, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है जो वेब सामग्री के अर्थ और यानी स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। यानी कहने का मतलब ये है अपन इसमें टैग का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे HTML टैग हुआ, हेड टैग हुआ, टाइटल टैग हुआ, ठीक है, अपन इसमें यूज कर सकते हैं और इसके द्वारा किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंकिंग और एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट, जिसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं OLE। OLE क्या होता है मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। जहां भी आपको दिखाई दे जाए OLE तो यानी इसी को लिखना है। यानी मेन पॉइंट में आपको बता देता हूं मेन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले OLE, O की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट, L की फुल फॉर्म होती है लिंकिंग और E की होती है एम्बेडिंग। OLE, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने MS वर्ड में आपको पढ़ाया भी और कई सारी वीडियो भी डली हुई हैं, ठीक है, आप उनमें भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम पर रहते हुए दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करना। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये है अपन MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS एक्सेल की वर्क शीट को ओपन करना है तो किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का।
नेक्स्ट आता है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है हाइपर लिंक, किसी भी वर्ड या कैरेक्टर पर फाइल को लिंक करना हाइपर लिंक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हाइपर लिंक। नेक्स्ट आता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग किसे कहते हैं? कट कॉपी पेस्ट। किसकी दोस्तों? कट कॉपी पेस्ट की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्बेडिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है। और एडिटिंग लिंक, और अपन इसमें क्या कर सकते हैं? एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई भी लिंक किया, दूसरी लिंक करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट को अपन ने चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट में लिंक या एम्बेड की हुई ऑब्जेक्ट को सुधार या संपादित कर सकते हैं, यानी अपन एडिटिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है। इसके लिए डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में उस वस्तु पर डबल क्लिक किया जाता है। क्या किया जाता है? डबल क्लिक किया जाता है। डबल क्लिक करके अपन किसी भी प्रकार की एडिटिंग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड। ठीक है। साउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? साउंड मल्टीमीडिया के सभी एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। अब महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो साउंड ही है। यह विभिन्न प्रोजेक्ट की विभिन्न आवश्यक इंफॉर्मेशन को यूजर को सुनाने के लिए किसी भी लैंग्वेज को अर्थपूर्ण स्पीच, यानी जिसे मीनिंगफुल कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण में बैकग्राउंड के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है? बैकग्राउंड के रूप में। साउंड यूजर को एक मनमोहक प्रस्तुति का आभास कराता है। ठीक है। साउंड क्या कराता है? एक प्रस्तुतिकरण का आभास कराता है, जिसके कारण यूजर प्रोजेक्ट के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चीजों को की ओर आकर्षित होता है। साउंड यूजर के प्रोजेक्ट की सफलता को डिस्प्ले करता है। साउंड प्रोजेक्ट में उचित तरीके से यूज ना करने पर प्रोजेक्ट को प्रभाव में कम हो सकता है, जिससे यूजर प्रोजेक्ट के प्रति अपना आकर्षण खो देता है। कहने का मतलब ये है, अगर अपन किसी भी मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में अपन सॉन्ग डालना चाहते हैं तो वो भी किसके माध्यम से डालेंगे? साउंड के माध्यम से। किसके माध्यम से? साउंड के माध्यम से। साउंड का इफेक्ट उसी मीडिया में होता है जिसे हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कर सकते हैं? देख एवं सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन में, मूवी, वेबसाइट में साउंड इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में बैठाने के लिए इफेक्टिव होता है। अपन ने जैसे कोई भी चीज है अपन पढ़कर जल्दी याद नहीं होती है, वो सुनकर बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आपने ये देखा होगा। ठीक है। इतनी जल्दी अपने क्या नहीं होती है? पढ़कर कोई भी चीज याद नहीं होती है, लेकिन सुनकर बहुत जल्दी अपने याद हो जाती है। और साउंड में क्या रहता है? वाइब्रेशन भी होता है। ठीक है। जिससे वाइब्रेशन से और अच्छा दिखाई देता है। ठीक है। ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे दो साउंडों की। ठीक है। इनमें अंदर अंतर दिया हुआ है। मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड में अंतर क्या है? ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? मोनो साउंड क्या होता है? स्टीरियो साउंड क्या होता है? ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मोनो साउंड रुचिकर होता है, यानी इसमें अरुचिकर होता है। मोनो साउंड कौन सा होता है? अरुचिकर। ठीक है। एवं इसकी रिकॉर्डिंग ठीक-ठीक होती है, यानी इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होती है? ठीक-ठीक होती है। ठीक है दोस्तों, अपना जी क्या होता है? एक रुचिकर होता है सबसे पहले तो। अरुचिकर होता है। कौन सा साउंड? कौन सा साउंड है? मोनो साउंड। क्या होता है? अरुचिकर होता है। ये विषय ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? मोनो साउंड अरुचिकर होता है, इसकी रिकॉर्डिंग ठीक-ठीक होती है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है स्टीरियो साउंड, इंटरेस्टिंग होता है और एवं इसे सुनने में अच्छा लगता है। इसे सुनने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। मोनो साउंड समान लंबाई के प्ले टाइम के लिए स्टीरियो साउंड से आधे स्पेस का यूज करता है, यानी जो स्टीरियो साउंड जो स्पेस का यूज करेगा उसका जी क्या करेगा? आधा। ठीक है। स्टीरियो साउंड समान लंबाई के प्ले टाइम के लिए मोनो साउंड से दुगना स्पेस यूज करता है। इसे क्या चाहिए? डबल स्पेस चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मोनो साउंड में साउंड के साइज को निम्न सूत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं।
अब सूत्र क्या कहता है, साइज इक्वल टू स्पेलिंग रेट इनटू ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग इन साउंड, ठीक है, बिट रिजोल्यूशन में रहता है, ठीक है। स्टूडियो साउंड के प्राप्त करने के लिए निम्न सूत्र है, साइज इक्वल टू स्पेलिंग रेट ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग इन साउंड, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मोनो साउंड में सभी ऑडियो सिग्नल के साथ मिक्स होते हैं। किसके साथ होते हैं, ऑडियो सिग्नल के साथ मिक्स होते हैं, केवल एक चैनल के माध्यम से ही पास किए जाते हैं। किसके माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से। स्टूडियो साउंड में दो अलग अलग ऑडियो सिग्नल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, दो अलग अलग ऑडियो सिग्नल का यूज करते हैं एवं एक विशिष्ट लेवल पर इन्हें रिप्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसे लेवल पर क्या करते हैं अपन, रिप्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मोनो साउंड सिस्टम में मल्टीपल लाउड स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल लाउड स्पीकर होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के डिले किए बिना सिग्नल उसी प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अपन डिले करने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उन्हें उत्पन्न किया गया है। क्या किया गया है, जैसे उन्हें उत्पन्न किया गया है। स्टूडियो साउंड में दोनों में लिसनिंग क्षेत्र को बराबरी से कवर किया जाता है। किसको, लिसनिंग क्षेत्र को, यानी सुनने वाले क्षेत्र को। अब नेक्स्ट आता है एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। इन दोनों में क्या अंतर रहता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल या साउंड हवा के दाब में होने वाले वाइब्रेशन को डिस्प्ले करता है। यानी एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, जो साउंड में हवा रहती है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और प्रेशर में जो वाइब्रेशन उपलब्ध यानी उत्पन्न होता है, उसे डिस्प्ले करता है। और डिजिटल साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड 0 या 1 के रूप में डिस्प्ले करता है। किसके रूप में, 0 या 1, ठीक है। एनालॉग साउंड को कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए उसे डिजिटल साउंड में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। एनालॉग साउंड को अपन ने क्या करना है, कंप्यूटर में उपयोग करना है, तो उसे में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल में। और डिजिटल साउंड को सीधे उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, इसे किसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। एनालॉग साउंड में कंटिन्यूअस रेंज का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, कंटिन्यूअस रेंज का उपयोग करते हैं। और डिजिटल साउंड में डिस्क्रीट वैल्यू का उपयोग करते हैं। इसका करते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। इसमें कंटिन्यूअस वेव फॉर्म रहता है, इसमें 0 1 रहता है, ये विशेष ध्यान रखना है। एनालॉग साउंड की क्वालिटी डिजिटल साउंड की तुलना में अच्छी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। और ये क्या रहता है, ठीक है, डिजिटल साउंड या सस्ता और क्वालिटी में अच्छा होता है। एनालॉग साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसे फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसको इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपन क्या नहीं कर सकते हैं, एनालॉग साउंड को इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, वायर के द्वारा, ठीक है। लेकिन डिजिटल साउंड को इंटरनेट के द्वारा अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, किसी फिजिकल माध्यम की आवश्यकता निर्भर नहीं होता है, इंटरनेट के माध्यम से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, ठीक है। किसी एनालॉग साउंड के बार बार उपयोग करने से एनालॉग साउंड की क्वालिटी घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। लेकिन डिजिटल साउंड के बार बार उपयोग करने से इनकी क्वालिटी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एनालॉग साउंड में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। एनालॉग साउंड में क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल साउंड में कभी भी कोई भी बदलाव करना आसान है, ठीक है। 8 पॉइंट क्या कह रहा है इसका, यह एक बार खराब हो जाने पर या एक बार खराब हो जाने पर होकर दोबारा से उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक बार खराब हो गया, इसे अपन उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल साउंड में उस समस्या आने पर उसको सही किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो उसे अपन सही भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया में कौन कौन से एलिमेंट साउंड पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड इफेक्ट। ये ऐसे प्रभाव होते हैं जो साउंड के आयाम को घटा या बढ़ाकर उत्पन्न किए जा सकते हैं। अपन साउंड के आयाम को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यानी आयाम मतलब एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ध्वनि के आयाम को ध्वनि की तीव्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कम आयाम की ध्वनि को धीमी और अधिक
आयाम की ध्वनि तेज होती है, इसलिए आयाम बदलकर हम ध्वनि को धीमा व तेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहला आ रहा है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का यूज किस लिए करते हैं? इसका उपयोग साउंड फाइल में ध्वनि के एम्पलीफिकेशन को बढ़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? एम्पलीफिकेशन को बढ़ाने या कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है फेड इन फेड आउट। इसका प्रभाव यानी इसका इफेक्ट का उपयोग साउंड को एक निश्चित समय अंतराल में क्रमशः धीमे से तेज अथवा तेज से धीमा करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मलाइज। इस प्रभाव का उपयोग ध्वनि को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसर। इसका उपयोग ऑडियो सिग्नल की इफेक्टिव बाउंड्री को कम करने या संकुचित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडर। ठीक है, इसका उपयोग ऑडियो सिग्नल की सक्रिया को यानी सक्रिय सक्रिय मतलब एक्टिव सीमा का विस्तार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनलप्स। ठीक है, इसका उपयोग ऑडियो फाइल के एम्पलीट्यूड को निर्देशांक के अनुसार बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है मूड। ठीक है, इसका उपयोग ध्वनि को मूड अर्थात बंद करने के लिए किया जाता है। इसमें एक निश्चित समय तक एम्पलीफायर को एक्टिव कर दिया जाता है और फिर एक्टिव कर दिया जाता है तो इससे ध्वनि बंद हो जाने का प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, डिले इफेक्ट। इस प्रभाव को उपयोग ध्वनि को थोड़ी देर तक रोककर उसे एक निश्चित समय बाद फिर से स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा दिख रहा है? इको। कौन सा दिख रहा है दोस्तों? इको। इसका उपयोग गूंज उत्पन्न करने के लिए यानी जो अपना सॉन्ग है वो गूंजे, इसमें एक या एक से अधिक विलंब सिग्नल मूल सिग्नल से जोड़े जाते हैं। गूंज जैसी प्रतीत होने के लिए इन सिग्नल के बीच में विलंब यानी 50 मिली सेकेंड या अधिक का होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रिवर्ब। यह बड़ी संख्या में विलंबित सिग्नल कई सेकंड तक दिए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ध्वनि के एक बड़े कमरे में गूंज रही हो और रिवर्बरेशन संक्षेप में रिवर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिले। इसका उपयोग निश्चित समय तक ध्वनि को रोककर फिर से स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अपन ध्वनि को साउंड को क्या करेंगे? रोकेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लेंगर। यह असाधारण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मूल सिग्नल में एक विलंबित सिग्नल को जोड़ा जाता है जिससे विलंब 10 मिली सेकेंड या कम का होता है। बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। इसमें ध्वनि के भागों में बांटा जाता है। एक भाग को फिल्टर किया जाता है, फिर फिल्टर किए हुए बिना फिल्टर किए हुए सिग्नल को मिक्स कर दिया जाता है। यह प्लेंगर एक इफेक्ट का सरल रूप है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है टाइम पिच इफेक्ट। ठीक है, जो दो प्रकार के होते हैं, पिच शिफ्ट और पिच यानी टाइम स्ट्रीच। ठीक है, इसमें सिग्नल को पिच पर कुछ ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा संपूर्ण सिग्नल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संपूर्ण सिग्नल के लिए, ना कि किसी भाग के लिए। इसी का एक रूप पिच करेक्शन होता है जिसमें किसी भी सिग्नल यानी संगीत सिग्नल को सही पिच पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम स्ट्रीच। ठीक है, यह पिच शिफ्ट के विपरीत होता है, अर्थात इसमें ऑडियो सिग्नल की गति कम या अधिक कर दिया जाता है। उसकी पिच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है अदर इफेक्ट। अदर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला दिखाई दे रहा है फिल्टरिंग। इसका उपयोग ध्वनि को उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार छानना, यानी फिल्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? छानना। ठीक है, और फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे लो पास होता है, हाई पास होता है, बैंड पास होता है, बैंड स्टॉप होता है। फिल्टरों का उपयोग टेलीफोन नेटवर्क द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट आता है इक्वलाइजेशन। यह फिल्टरिंग का एक रूप है। इसमें विभिन्न आवृत्तियों वाली ध्वनियों को एक समान आवृत्ति वाली ध्वनियों में बदला जाता है और जिससे सुरीली आवाज रिकॉर्ड होती है। इस प्रभाव का अत्यधिक उपयोग करने से अधिक विचित्र ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेसाइजर। इसमें प्राकृतिक ध्वनियों को सिमुलेट या नकल करके कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो पूरी तरह नई जैसी होती है। क्या होती है? नई जैसी। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन। इसमें किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को पहले ही परिभाषित किसी सिग्नल के सापेक्ष में बदल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्स इको।
इसमें किसी ऑडियो सिग्नल को उल्टा करके चलाया जाता है और रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे जब उसे चलाया जाता है बाद में ध्वनि पहले ही आती प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरियस साउंड फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट। जैसा कि नाम ही दर्शा रहा है, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट वह फॉर्मेट होता है जिसमें फाइल का पूरा डेटा बिना कंप्रेस किए उपलब्ध होता है। कंप्रेस का करने का मतलब होता है बड़ी फाइल को छोटा करना। अनकंप्रेस का मतलब होता है यानी जैसी फाइल है वैसी ही रहना। ठीक है, अतः फाइल का साइज बड़ा एवं क्वालिटी अच्छी होती है। वेब ऑडियो फाइल इस तरह के फॉर्मेट को एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लूज लेस कंप्रेशन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अनकंप्रेस फाइल को इस तरह कंप्रेस किया जाता है कि क्वालिटी एवं डेटा को कुछ लॉस नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? कुछ लॉस नहीं होता है। WMA फाइल फॉर्मेट इस तरह के फॉर्मेट का उदाहरण है। अन्य फाइल फ्लैग, मंकी ऑडियो, वेबपैक, ठीक है, MPEG-4, ठीक है, ये सब इसके क्या है एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है लूज कंप्रेशन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में फाइल को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस मतलब बड़ी फाइल को छोटा किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंप्रेशन के समय उपयुक्त नहीं लगती है उस इंफॉर्मेशन को टोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में फाइल का साइज छोटा होता है और क्वालिटी भी लो होती है। यह फॉर्मेट इंटरनेट पर अपने छोटे साइज के कारण अत्यंत लोकप्रिय है, जो इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि डेटा छोटा होने की वजह जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। अपना छोटी फाइल है तो जल्दी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। MP3 एवं रियल ऑडियो इस तरह के फॉर्मेट के उदाहरण है, जो सबने अपने उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट। सबसे पहले कौन सी दिखाई दे रही है? MP3। साधारण भाषा में MP3 ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम को अपन विस्तारक नाम भी कहते हैं। यह एक डिजिटल ऑडियो है। क्या है? डिजिटल ऑडियो इनकोडिंग है, जिसका यूज साउंड फाइल में एक प्रभावित तरीके से कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। MP3 फॉर्मेट में, ठीक है, कंप्रेस करने का सबसे अधिक लाभ यह है कि ओरिजिनल फाइल की क्वालिटी को कम से कम नुकसान होता है तथा यह फाइल का साइज बहुत कम हो जाता है। और MP3 कंप्रेशन के लिए निम्न स्टेप अपन ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली कौन सी है? उन सभी साउंडों को हटा दें जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। क्या करना है? अपन जिन साउंडों को सुन नहीं सकते उन्हें अपन क्या करना है? हटाना है। हटाना मतलब रिमूव करना है। यदि एक तेज साउंड, हल्की ध्वनि एक ही समय पर उत्पन्न होती हो तो वो तेज ध्वनि को ही रखें, क्योंकि तेज ध्वनि में ही हल्की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कुछ ध्वनियां मानव कान के लिए विशेष रूप से ग्रहणशील होती हैं। उन ध्वनियों को अंतिम इनकोडिंग के दौरान जरूर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है WAV। एक ऑडियो फॉर्मेट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है? डेवलप किया है। आज के समय में इतना यूज होता है कि स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट बन चुका है। .wav एक्सटेंशन एक वेब फाइल को दर्शाता है। वेब का यूज मुख्य रूप से विंडो पीसी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विंडो पीसी। परंतु धीरे धीरे इतना प्रचलित हो गया है कि अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इसका यूज किया जाता है, जैसे मैकिंटॉश दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एक प्रसिद्धि के कारण डेवलपर ऑडियो फाइल को आदान प्रदान एवं फॉर्मेट में करने लगे हैं, क्योंकि यह अधिकतर प्लेटफॉर्म में आसानी से यूज किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होंगे? यह लगभग विंडो का सभी डिवाइस पर प्ले किया जा सकता है, सबसे पहला। दूसरा, डिकोडिंग तेज होती है। तीसरा, इसकी क्वालिटी क्या होती है? ओरिजिनल जैसी होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इस फॉर्मेट फाइल का साइज अधिक होता है। क्या होता है? फाइल साइज अधिक होता है। नेक्स्ट आता है मीडी। मीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरणों, कंप्यूटर, अन्य उपकरणों में आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट या सिंक्रोनाइज और कंट्रोल करने की क्षमता देता है। मिडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है। मिडी क्या करता है?
ओनली म्यूजिक को स्टोर करने में यूज करते हैं मिडी का। या इसमें निर्देश होते हैं, वास्तविक साउंड को दोबारा बनाने के लिए जरूरी नोट्स समय अवधि को शामिल करते हैं, क्योंकि मिडी फाइल्स में डेटा की जगह निर्देश होते हैं। ठीक है, मिडी फाइल में क्या होते हैं, डेटा की जगह क्या होते हैं, उसमें निर्देश होते हैं। निर्देश मतलब कमांड होती है। अतः सिंथेसाइजर की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुन सकें। ठीक है, मिडी स्कोर्स बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, एक मिडी कीबोर्ड का यूज म्यूजिकल स्कोर बनाने के लिए होता है। क्या होता है, स्कोर बनाने के लिए अपन मिडी का यूज करते हैं। मिडी का यूज किस लिए करते हैं अपन, अपना एक फाइल में डेटा को रिकॉर्ड यानी कोई भी सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए। एक फाइल जो 10 केबी तक छोटी हो सकती है, वह एक पूरे मिनट तक म्यूजिकल प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिजिटाइज्ड साउंड की फाइल की तुलना में एडिट और मैनिपुलेट करने में अधिक कठिन होती है जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्या होता है, फॉन्ट सॉफ्टवेयर होता है, और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन फॉन्ट पेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओपन टाइप। अब जो फॉन्ट के भी कई सारे टाइप होते हैं, ओपन टाइप यह सबसे अधिक आधुनिक प्रकार के और लचीले यानी फ्लेक्सिबल फॉन्ट होते हैं। यह आउटलाइन फॉन्ट कहे जाते हैं। इन्हें कौन से फॉन्ट कहे जाते हैं, आउटलाइन। इसका तात्पर्य है इसमें प्रत्येक अक्षर या सिंबल छोटे बड़े किए जा सकने वाले अंडरलाइन परिभाषित होते हैं। इनमें रंग भरकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रू टाइप। यह ओपन टाइप मानक फॉन्टों के पुराने वर्जन है। यह भी लगभग उसी प्रकार कार्य करते हैं, परंतु इसमें विशेषताएं कम होती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रू टाइप कलेक्शन। यह ऐसी फाइलें होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक ट्रू टाइप फॉन्ट शामिल होते हैं। यह फॉन्टों की लिस्ट में एक इंसर्ट द्वारा दिखाए जाते हैं, परंतु वास्तव में एक से अधिक फॉन्टों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है एडोब। ठीक है, ये ऐसे फॉन्ट हैं जो एडोब कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेस्कटॉप एप्लीकेशन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इसमें हार्डवेयर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले अपन हार्डवेयर की देखेंगे। ठीक है, इसमें साउंड कार्ड होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, साउंड कार्ड क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। अगर अपना साउंड कार्ड नहीं लगा होगा तो अपन सॉन्ग भी नहीं सुन सकते, यानी आवाज नहीं सुन सकते अपन। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब माइक्रोफोन होना चाहिए। ठीक है, सुनने के लिए भी होना चाहिए, बोलने के लिए स्पीकर भी होना चाहिए, हेडफोन भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मिडी डेटा को स्टोर करने के लिए, सिंथेसाइजेशन साउंड कीबोर्ड, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है साउंड मिक्सर। आप साउंड मिक्सर का यूज किस लिए करते हैं, इसका उपयोग ध्वनि के विभिन्न चैनलों को कंट्रोल करके संयुक्त ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसमें सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो साउंड को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, साउंड एडिटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें कई सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मिक्स क्राफ्ट 4 है, ट्रैक ऑडियो है, जे विलेज है, ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयरों के नाम है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर लिखित पाठ को उनके सही उच्चारण वाली ध्वनि में बदल देते हैं। अपन ने जो लिख रखा है उसे साउंड में बदलना है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर बोले गए वाक्यों को लिखित पाठ में बदल सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर किसी वक्ता यानी बोलने वाले के वाणी को पहचान करते हैं, यानी कौन बोल रहा है इसकी पहचान करेंगे। इसके लिए विभिन्न वक्ताओं की वाणियों का डेटाबेस बनाया जाता है और किसी वाणी को उस डेटाबेस से मिलान करके पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑडियो फॉर्मेट कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का यूज विभिन्न प्रकार की ऑडियो फाइलों को इंपोर्ट करने या उनको फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। सभी पर्सनल कंप्यूटर में यह सभी सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य नहीं है। इसकी आवश्यकता मल्टीमीडिया उपयोग के अनुसार पड़ती है, अर्थात आप जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वैसा ही सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या हो चुकी है, सेकंड यूनिट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट की वीडियो पहले ही डल गई है, सेकंड यूनिट की वीडियो ये है। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट से 32 नंबर यानी 32 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से वीडियो देखें। ठीक है, आप थर्ड यूनिट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसे शेयर जरूर करना है
ठीक है, लाइक जरूर करना है दोस्तों। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह स्टूडेंट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।